नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? रिगार्डिंग मेमोरेंडम कई बार क्वेरी आती है अक्यूज़ की कि कैसे हम इसको जो है रेडी करें? हमारा डिफेंस जो है क्या रहेगा? कहीं ये ना हो जाए कि हमारा डिफेंस ही आउट हो जाए। तो मेमोरेंडम लिखें या नहीं लिखें? भई आपकी जो क्वेरी है वो बहुत जायज़ क्वेरी है, क्योंकि बेसिकली आप अक्यूज़ड हैं। तो उसका अधिकार है जानना कि जो ट्रीटमेंट वो ले रहा है वो एज़ पर नॉर्म्स उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर बेनिफिशियल नहीं है, तो उसको बिल्कुल ज्ञापन नहीं देना चाहिए, पर अगर बेनिफिशियल है, तब तो ज्ञापन देना चाहिए ना। तो अब बेसिकली हम नेगेटिव अप्रोच लेके क्यों चल रहे हैं? कि ज्ञापन जो है नहीं देना चाहिए। अगर हम केस को देखते हैं डिफरेंट एंगल से, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका मन जो है हो जाए चेंज, कि ज्ञापन जो है देना चाहिए। तो बेसिकली सही क्या है, गलत क्या है, ये फैसला आप करोगे, मैं नहीं करूँगा। मैं कुछ बिंदु रखूँगा, फिर आप जो है तय करना कि ज्ञापन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। डायरेक्टली हम चलते हैं ऑन द बोर्ड। देखिए बात की मैं शुरुआत करूँ, कुछ फंडामेंटल पॉइंट की तरफ आपका ध्यान दिलाऊँगा। ज्ञापन आपका एक फंडामेंटल राइट है। इस विषय पर जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 18 मार्च 2026। ज्ञापन देने के क्या फ़ायदे होंगे, इस पर हम बात नहीं करेंगे। ज्ञापन ना देने के क्या नुकसान होंगे, इस पर हम जो है पहले बात करेंगे। ज्ञापन नहीं दिया, तो आपका डिफेंस रिकॉर्ड पे नहीं है। जब डिफेंस नहीं है रिकॉर्ड पे, तो वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रहे। जब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं आपके बिंदु पे, तो इसका मतलब जो स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन है, उसको वो सही मान लेंगे और चार्जशीट जो है पेश कर देंगे। बाद में आप ये नहीं कह पाएँगे कि जाँच जो है गलत हुई है। तो आप जाँच को और फैक्ट्स को बाद में जो है चैलेंज नहीं कर पाएँगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ज्ञापन हम प्रॉपर रेडी करें और प्रॉपर वे में जो है सबमिट करें। क्लियर हो गया? अब ज्ञापन क्या है? बेसिकली एक डॉक्यूमेंट, जिसके ज़रिए आप अपना डिफेंस जो है इंसर्ट करते हैं। उस पॉइंट पर जाँच करने के लिए आईओ जो है बाउंड है। अगर आईओ जाँच नहीं करता है, यू मे चॉक आउट अ केस फॉर अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सी बात है। अब आता है ज्ञापन कैसे रेडी करें? इसके लिए कोई भी आपको मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं करनी है। पहली बात, चार्जशीट से पहले ये डॉक्यूमेंट जो है देना है, ये नियम है। एफआईआर को आपको पढ़ना पड़ेगा। एफआईआर में क्या खामियां हैं फैक्ट्स के ऊपर, इसको देखना होगा, और क्या-क्या लीगल खामियां जो है दिखाई दे रही है, इसको देखना होगा, ताकि आप अपना एक स्टैंड जो है लेकर के सबमिशंस दे सकें। क्लियर हो गया? देखिए नेचर जो है अलग-अलग हैं ट्रैप केसेस में या एसीडी केसेस में, इसलिए डिपेंड करता है कि केस का नेचर क्या है आपका। कई बार पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि ट्रैप केस नहीं है, केवल केस है डिमांड की हद तक, और कई बार होता है ट्रैप केस। तो हर केस में पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये डिपेंड करता है कि व्हाट केस यू आर हैविंग एट योर हैंड। क्लियर है? तो हम डिस्कस करते हैं केस ऑफ ट्रैप को। बेसिकली जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे ज्ञापन का, वो सबमिट करेंगे आप आईओ को प्लस सैंक्शन अथॉरिटी को। कारण क्या है कि दोनों को माइंड अप्लाई करना है, और इनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें इन्हें रीजंस जो है स्पेसिफिक करने हैं। इसके अलावा सेक्शन है 393 बीएनएसएस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंदिराजीत वर्सेस संतोष का, जिसका डेट है 19/4/22। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि कोई भी अथॉरिटी और रीजंस जो है देने पड़ेंगे। ठीक है जी? और जो आईओ है, इसका जो जुरिडिक्शन है, ये कवर है सेक्शन 17 से, और जो सैंक्शन अथॉरिटी, इसका जुरिडिक्शन वो कवर है सेक्शन 19 से। मैंने लिख दिया, इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। इसको मैं और स्पेसिफिक कर देता हूँ। अब बेसिकली डॉक्यूमेंट जो हम तैयार कर रहे हैं, इसके हम क्या-क्या पार्ट जो है तैयार कर पाएँगे, इस पर हम जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसमें, व्हाट इज़ एफआईआर। फिर आप आएँगे व्हाट इज़ योर रोल। फिर व्हाट फैक्ट्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड और कंसील्ड बाय कंप्लेनेंट। यहाँ पर हम एक बात और अपडेट करेंगे कि अक्यूज़ का जो है स्टैंड क्या है। फिर जो लीगल कंप्लायंसेस हैं, वो क्या-क्या नहीं हुई हैं और किस प्रकार जो है करनी है कंप्लायंसेस, और आपके बिंदु क्या हैं जिस पर जाँच की जानी है, ये भी आप जो है प्रोवाइड करेंगे, और एंड में होगा अपशॉट, निष्कर्ष प्लस प्रेयर। इस तरीके से मेमोरेंडम को जो है ड्राफ्ट किया जाता है। क्लियर हो गया?
अब मेमोरेंडम तैयार तो आपने कर लिया, सब बात ठीक है, पर इसके लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी अपने को? डॉक्यूमेंट जो है आप दिया है आईओ को, उसके बाद अपने को वेट करना है 30 दिन का, कि 30 दिन में उसने अपने को बुलाया है या नहीं बुलाया है रिगार्डिंग द फर्दर इंक्वायरी। इन द मीनवाइल आप रिमाइंडर नोटिस जो है जारी करते रहिए, अगर अपने को नहीं बुलाया गया 30 दिन के अंदर-अंदर, तो कंसर्न कोर्ट में आपको जो है दाखिल करना पड़ेगा ऑब्जेक्शन एज़ पर जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका स्पेसिफिकेशन है 2016 एससीसी पेज 277, कि आईओ जो है विलिंग नहीं है रिगार्डिंग द फेयर इन्वेस्टिगेशन। अगर कंसर्न जज भी जो है ऑर्डर पास नहीं करता है, तो वहाँ पर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं एज़ पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 5 टू 8 ऑफ बीएनएसएस। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि अक्यूज़ जो है जेल में, तो वहाँ पर अक्यूज़ के बिहाफ़ पर उसके एडवोकेट या उसकी वाइफ़ जो है ज्ञापन सबमिट कर सकते हैं और कोर्ट से प्रेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। ये अलाउड है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन गलत डायरेक्शन में है, कोर्ट जो है इंटरवेन कर सकती है या इंटरफेयर कर सकती है। क्लियर? अब आते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? जैसे कि हम जानते हैं कि जो अथॉरिटी है इनको माइंड अप्लाई करने हैं। अगर माइंड अप्लाई नहीं हुआ और सैंक्शन जो है जारी कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? द केस ऑफ नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो वहाँ पर हम जो है फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में भी ये बिंदु कंसिडर नहीं हुए, वी कुड चॉक आउट अ केस फॉर अनफेयर इन्वेस्टिगेशन, और ये भी हम चॉक आउट कर सकते हैं कि जो अप्रोच है आईओ की वो है मैकेनिकल। तो कुल मिला करके इस डॉक्यूमेंट के मार्फत आपका जो डिफेंस है वो फाइल पाया रहता है। और कई बार आपके माइंड में होता है मिथ कि ये डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लेंगे बैक डेट के अंदर, ऐसा नहीं होता है। डॉक्यूमेंट जो है आप सबमिट करें इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं या कहते हैं कि हमारी इंग्लिश कमज़ोर है इसलिए हम कंसिडर नहीं कर पाए, डेफ़िनिटली वहाँ फ़ायदा मिल जाएगा अपने को। कुल मिलाकर के जब भी क्रॉस होगा, तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो है वाइटल है फॉर डिफेंस। उदाहरण के लिए आपने आईओ को जो है डॉक्यूमेंट सौंपा, ये लिखा कि साहब मेरे पास जो है काम पेंडिंग नहीं था। जबकि काम पेंडिंग जो है दिखाया गया है और ये भी शो किया गया है कि इसके पेटे मैंने जो है पैसे माँगे, जबकि मैं काम 2 महीने पहले कर चुका हूँ। इस विषय पे जो है आप जाँच करें। अब ये आपका डिफेंस पॉइंट है, ये कंसिडर नहीं हुआ। तो इसका मतलब आईओ ने क्या करा, सिर्फ़ औपचारिकता पूरी। सही बात जानकारी में आने के बावजूद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं करी, वी कुड चॉक आउट अ केस फॉर अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा जो कंसर्न सैंक्शन अथॉरिटी है, उससे आप ज़रा कर सकते हैं कि साहब डिमांड आपने कैसे वेरीफ़ाई करी? अगर डिमांड जो है अनस्पेसिफिक है, कॉन्कॉक्टेड है, वी कुड हैव द बेनिफिट। तो कुल मिला के जो फाउंडेशन है प्रोसिक्यूशन का, यदि वो ही कॉम्प्रोमाइज़ या डाउटफुल है, तो अल्टीमेटली वहाँ हम फ़ायदा जो है ले सकते हैं। इवन वी मे रेज़ ऑल दिस पॉइंट बिफोर द कंसर्न कोर्ट व्हाइल आर्ग्यूइंग ऑन डिस्चार्ज एप्लीकेशन और व्हाइल आर्ग्यूइंग ऑन द एप्लीकेशन फॉर क्वेश्चन। तो कुल मिला करके जो प्रोसिक्यूशन है, उसका प्रोसेस फेयर होना चाहिए। अगर प्रोसेस जो है गलत है, ये साइक्लोस्टाइल है, अल्टीमेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो कुल मिला करके जो आपके सामान्य डाउट्स हैं, उसको मैंने क्लियर कर दिया है। तो अब कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, इसलिए ज्ञापन ज़रूर दें और अपना पक्ष रखें। अगर पक्ष नहीं रखेंगे और सामान्य रूप से आप कार्रवाई करेंगे, डेफ़िनिटली आप केस को जो है नहीं जीत पाएँगे। पैटर्न जो है चेंज करना होगा, जो ओल्ड पैटर्न्स हैं उससे हम जीत नहीं सकते हैं। हमें रिव्यू भी करना है, डिफेंस लाइन को तैयार भी करना है और अपना सबमिशंस भी जो है देना है, ताकि इफेक्टिवली पक्ष को रखते हुए हम एक ठोस बुनियाद रख सकें और अल्टीमेटली जो झूठा केस है, उसको फाइनली विन कर सकें। सो बेसिकली वी नीड द प्रॉपर स्ट्रैटेजी। हमें चाहिए मार्गदर्शन, ताकि हम किस प्रकार जो है प्रोसीड कर सकें और किस प्रकार जो है वर्कआउट कर सकें, ये मेरा मानना है। तो मैंने आपको गाइडलाइंस जो है स्पेसिफिक कर दी हैं, आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए। तो अब मेरे हिसाब से आपको फैसला यही लेना चाहिए कि ज्ञापन को रेडी भी करना है और उसको जो है सबमिट भी करना है, ताकि अपने को जो है कोई दिक्कत ना हो। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।